डॉइन वाइट ने कहा था कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। इनका मकसद सार्फिन को अपने डेटा का मालिक बनाना है। लेकिन पॉलीगॉन का दावा है कि अब वैल्यू बना सकेंगे, वैल्यू का तबादला कर सकेंगे और वैल्यू को प्रोग्राम कर सकेंगे। ये अपग्रेड पॉलीगॉन की गवर्नेंस, आर्किटेक्चर और टोकनॉमिक्स को बदल देगी। पॉलीगॉन ने अपनी नई अपग्रेड का ऐलान कर दिया है। पॉलीगॉन नेटवर्क में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। उनका दावा है कि ये पॉलीगॉन को पूरे इंटरनेट की बुनियाद बना देगा, क्योंकि इस अपग्रेड के बाद उनकी स्केलेबिलिटी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। उनके टोकन की प्राइस भी चांद पर जाएगी, टू द मून, क्योंकि वो इसकी टोकनॉमिक्स भी तब्दील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, तो इसके देखने की जरूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या ये दावे दुरुस्त हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे मैं पॉलीगॉन पर तफसीली वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो बुनियादी बातें आप उसे देखकर समझ सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ अपग्रेड तक महदूद रहेंगे। सिर्फ याद दहानी के लिए बता दूं कि पॉलीगॉन इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो अब ये पॉलीगॉन 2.0 या 2.0 लेकर आए हैं। ये अपग्रेड हो चुकी है और इसके मजीद फेज पूरा महीना जारी रहेंगे। 19 जून को ये प्रूफ ऑफ स्टेक में बदल जाएंगे, यानी इथेरियम बीकन चेन से मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएंगे। 26 जून को आर्किटेक्चर और स्टेकिंग में तब्दीलियां करेंगे। 10 जुलाई को टोकनॉमिक्स के हवाले से बड़े ऐलानात होंगे और 17 जुलाई को गवर्नेंस भी तब्दील हो जाएगी। पॉलीगॉन का दावा है कि इस अपग्रेड से लोग ना सिर्फ वैल्यू का फायदा उठा सकेंगे, बल्कि वो खुद प्रोग्रामिंग में हिस्सा लेकर वैल्यू भी बना सकेंगे। इसको आसान जुबान में कुछ यूं समझ लें कि इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन बनाने और तबादले का निजाम बनाया था, लेकिन पॉलीगॉन का दावा है कि अब वैल्यू बना सकेंगे, वैल्यू का तबादला कर सकेंगे और वैल्यू को प्रोग्राम कर सकेंगे। ये अपग्रेड पॉलीगॉन की गवर्नेंस, आर्किटेक्चर और टोकनॉमिक्स को बदल देगी। इसका आर्किटेक्चर बदलने का मतलब समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इसमें कोई तब्दीली हुई है तो इसको कैसे लिया जाएगा। यहां यह बात याद रखें कि पॉलीगॉन बुनियादी तौर पर इथेरियम के आर्किटेक्चर के ऊपर खड़ा है और इथेरियम की बीकन चेन ही उसकी बुनियाद है। तो ये अपना कौन सा आर्किटेक्चर बदलने वाला है। तो बुनियादी तौर पर पॉलीगॉन क्या कर रहा है, ये समझने के लिए मुझे काफी मगजमारी करना पड़ी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं बताया। उनका कहना है कि वो इथेरियम की ZK टेक्नोलॉजी की मदद से पॉलीगॉन पर मजीद चेन्स लॉन्च कर सकेंगे, जिसमें प्रूवर किसी भी वेरीफायर की ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर सकता है और इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एक ब्राउजर पर एक से ज्यादा टैब खोल सकते हैं, इसी तरह पॉलीगॉन पर मजीद ब्लॉकचेन्स बन सकती हैं। यह आर्किटेक्चर बुनियादी तौर पर एटम की साइड चेन्स और एवलांचे के सबनेट्स जैसा है। इसमें कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं है, बल्कि उल्टा इसमें ZK रोलअप्स की सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं, जो पहले ही काफी खौफनाक हैं। और अगर जीरो नॉलेज रोलअप्स के ऑनलाइन रिकॉर्ड और लेजर्स जैसे मसाइल की बात की जाए तो वो भी इस नए सिस्टम का हिस्सा होंगे। खैर मुख्तसर, ये कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं, बस सबनेट्स को कॉपी करने की कोशिश है, यानी नई बोतल में पुरानी शराब है। इससे इथेरियम को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तमाम सिक्योरिटी बीकन चेन ही की मदद से ली जाएगी, लेकिन वो सिक्योरिटी आगे बेची जाएगी। इथेरियम का यूज केस बढ़ेगा और मजीद प्रोजेक्ट्स भी इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका दोहरा फायदा होगा कि पॉलीगॉन शेयर्ड सिक्योरिटी का नाम देकर अपने टोकन भी अपने सुपरनेट्स को बेच सकेगा। यूएन का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। दूसरा, इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पॉलीगॉन कोई बड़ा बर्न मैकेनिज्म भी लेकर आएगा। जैसे इथेरियम अपनी बीकन चेन पर फीस बर्न कर रहा है, ऐसे ही पॉलीगॉन भी बर्न मैकेनिज्म लाएगा। इसके अलावा पॉलीगॉन प्रूफ ऑफ स्टेक पर जब आएगा तो उनके टोकन पर भी इसके असरात आएंगे। ये उसकी
अनलॉकिंग भी तब्दील करेगा और इसके अजरा की स्पीड भी कम होगी। जैसे इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट होने के बाद सप्लाई कम की और इसे डिफ्लेशनरी बना दिया, जो अपने आप में इंतहाई काबिले एतराज चीज है। खैर, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। वैसे मैं इस पर इथेरियम पर वीडियोस में बात कर चुका हूं। अब गवर्नेंस की बात करें तो इसके बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन कुछ अर्सा पहले पॉलीगॉन लैब्स के सदर रॉयन वाइट ने अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी में गुफ्तगू करते हुए गवर्नेंस की बात की थी। रॉयन वाइट ने कहा था कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। इनका मकसद सार्फिन को अपने डेटा का मालिक बनाना है। यह नहीं होना चाहिए कि दूसरी कंपनियां आपका डेटा बेचें। वाइट ने कहा था कि अमेरिका में रेगुलेटरी वजाहत के साथ एक बेहतरीन वेब3 इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बात अपनी गवर्नेंस की आती है तो इस हवाले से ऐलान 17 जुलाई को करेंगे। मेरा ख्याल है कि इनकी गवर्नेंस भी इथेरियम के सिस्टम की कॉपी ही होगी, क्योंकि वो किसी भी तौर पर इथेरियम के किसी भी सिस्टम से बाहर नहीं है, तो वो गवर्नेंस भी वैसे ही लेकर आएंगे और यहां भी इथेरियम गवर्नेंस वाला ही सिस्टम होगा। अब मैं आखिर में अपना तज्जिया पेश कर दूं। लोग कहते हैं कि इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया, लेकिन इसके बावजूद इथेरियम की प्राइस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर सप्लाई पहले जैसी होती और रोज के मजीद 90% टोकन आ रहे होते तो इथेरियम की कीमत $300 की होती, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ इस वजह से नहीं गिरी कि इस पर सेल प्रेशर बहुत कम है। लॉन्ग टर्म में पॉलीगॉन को भी इन अपग्रेड से बहुत फायदा होगा और इसके टोकन की कीमत कई गुना बढ़ेगी। लेकिन फौरी तौर पर ऐसा कुछ हुआ भी तो ये पंप एंड डंप स्कीम से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अपग्रेड्स आने के बाद असरात सामने आने में एक लंबा अरसा लगेगा। ये ऐसे नहीं होता कि अपग्रेड हुई और साथ ही इसके असरात भी आ गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इथेरियम मौजूद है। वो प्राइस तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही, क्योंकि अभी डिमांड में बड़ा इजाफा नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम आगे तक फैल सके। और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। मैं ट्विटर पर भी मौजूद हूं। मैं आपका मुंतज़र रहूंगा, बल्कि मेरे लिए ये एजाज की बात होगी कि आपकी कहानी अपने इस प्लेटफॉर्म से सबके साथ शेयर करूं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है, उसमें कोई डॉट्स, कैपिटल लेटर या न्यूमरल्स नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।